नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूएन महासचिव की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के शहर शहर में बमबारी जारी है। 66 दिनों में कुछ नहीं बदला। न पुतिन का रुख नरम हुआ, न यूक्रेन ने हथियार डाले हैं। इमारतें जमींदोज हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। मारियुपोल के मिलिट्री अस्पताल पर बमबारी। बिजली घरों पर भी रूस की बमबारी। कीव में बज रहे हैं सायरन। ये लगातार एयर सायरन बज रहा है। अभी एयर रेड सायरन पिछले 5 मिनट से। 2 दिन पहले कीव में की मुलाकात। जंग रोकने पर थी बात। बड़े बड़ों का था साथ। अचानक फ्रेंडशिप नहीं, फायर हुआ। कीव में हुआ धमाका, एक के बाद एक धमाका। कीव में रूस का आसमानी वार। फिर अमेरिका ने किया पलटवार, खोला खजाना, बोला यूक्रेन का है साथ निभाना। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन में हाहाकार मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को $33 अरब देने की बात कही है और अपना खजाना खोल दिया है। रूस की चेतावनी के बावजूद बाइडेन ने साफ कह दिया है कि सैन्य, आर्थिक और सामाजिक तौर पर वो यूक्रेन का पूरा साथ देंगे। शांत नहीं पड़ने वाली है युद्ध की ज्वाला। लड़ने के लिए यूक्रेन को $33 अरब देगा अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस में सहायता का प्रस्ताव पेश। जी हां, विशेष मदद आ रही है अमेरिका से यूक्रेन के लिए। कहीं आप ये ना सोचें कि इसमें नया क्या है। अमेरिका तो आग में घी पहले से ही डाल रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो मदद दी है वो इस मदद के आगे कुछ भी नहीं है। $33 बिलियन, कम से कम 2,541 अरब रुपए। यूक्रेन को 2,541 अरब रुपए की सहायता। The cost of this fight is not cheap. But caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. जो बाइडेन ने कहा है कि कांग्रेस जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को पास करे ताकि यूक्रेन को अविलंब सहायता मिल सके। जेलेंस्की ने इसके लिए शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने भी कहा कि वाकई ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन रूस दुनिया से जो कीमत वसूलना चाहता है उसके आगे ऐसी कुर्बानियां देनी ही होंगी। चलिए आपको बताते चलते हैं कि ये रकम
कैसे कैसे खर्च की जाएगी। 33 अरब डॉलर में से 20 अरब डॉलर सीधे सैन्य संसाधनों पर खर्च होगा, जबकि 8.5 अरब डॉलर ज़ेलेंस्की को सरकारी खर्च के लिए मिलेंगे। 3 अरब डॉलर यूक्रेन के नागरिकों की सहायता के लिए खर्च किए जाएंगे। अमेरिका इस मदद के जरिए घिरते जा रहे रूस की घेराबंदी करने जा रहा है। We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well, but we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance. ज़ेलेंस्की यूं ही चौड़े नहीं है, उन्हें जो चाहिए था वो सब मिल रहा है। ये अलग बात है कि रूस अब भी अपनी मनमानी कर रहा है, रोज बम और मिसाइल से हमले कर रहा है। लेकिन अब एक ट्विस्ट है, नाटो देशों से हथियारों की भरपूर खेप यूक्रेन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ही इसका खुलासा किया है। And we're facilitating a significant flow of weapons and systems to Ukraine from our allies and partners around the world, including tanks, artillery, and other weapons. That support is moving with unprecedented speed. Much of the new equipment we've announced in the past 2 weeks has already gotten to Ukraine, where it can be put to direct use on the battlefield. लगे हाथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की ओर से एक डिस्क्लेमर भी जोड़ दिया, वो ये कि हम रूस से जंग नहीं लड़ रहे, सिर्फ यूक्रेन और उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए सहायता कर रहे हैं। खैर, जब युद्ध भूमि में सहायता के नाम पर ही सही इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा पहुंचेगा तो शामत रूस की भी आएगी। आज तक ब्यूरो। अब इस बीच में मारियोपोल पोर्ट पर कब्जा करवाने से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यही पोर्ट उसके व्यापार का सबसे मजबूत आधार है। यूक्रेन की कोशिश है कि किसी भी तरह यहां से रूस को खदेड़ा जा सके, हालांकि ये इतना आसान भी नहीं। हमारी संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल पोर्ट पहुंची, देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। असली स्क्वीज है। अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच की बात करें, ये पोर्ट सिटी जो देख रहे हैं आप, सी ऑफ एज़ोव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस पोर्ट सिटी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है रूस और डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के फोर्सेस ने, लेकिन अब ये इनके कंट्रोल में आ गया है। बस कुछ ही पार्ट्स हैं, जो एज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है जो बहुत ही वेस्टर्न फ्रंट में है, जो अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है जिसके लिए। लेकिन ये जगह जहां पे करोड़ों रुपए की आमदनी है, कमर्शियल एरिया है, उसे रूस फिर से नया बनाएगा और इसे यूज करेगा। इसीलिए सी ऑफ एज़ोव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर बंद कर दिया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा, और मारियोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सी ऑफ एज़ोव पर। तो इसीलिए जरूरी है यूक्रेन के लिए कि ये जगह वापस से आजाद हो, लेकिन रूस और डोनेस्क इसे आजाद नहीं होने देगा। यहाँ पोर्ट सिटी मारियोपोल के पोर्ट पे हम खड़े हैं, जहां पर अगर आप देखें जितने भी शिप्स है यहाँ पर, उन्हें बमबारी का जो इफेक्ट है उसको सहना पड़ा। अब कई सारे शिप्स हमने देखा अंदर आते हुए भी। ये एसबर्ग है, पोर्ट्समथ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। काफी वक्त लगेगा इसको ठीक करने में, लेकिन ऐसे कई और शिप है जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड मिलेंगे आपको। इनका एक ही मकसद था कि ये पोर्ट रूसी कंट्रोल के अंदर आ जाए, जो अब आ चुका है। आपको बमबारी अभी भी सुनाई दे रही होगी। दूर दूर कई जगहों पर यूक्रेनियन फोर्सेस अपने ग्रैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इलाकों को वापस ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा जहां पर ये पोर्ट जो सी ऑफ एज़ोव है, जो कम्प्लीटली अब रूस के कंट्रोल में है, वो कभी भी यूक्रेनियन कंट्रोल में जा सकता है। ऐसा लगता है कि अब ये जो रूसी कंट्रोल में है, जिसको बाद में डोनेस्क को हैंड ओवर किया जाएगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है और वैसा ही रहेगा। बमबारी लगातार चल रही है, लेकिन नतीजा कोई पॉजिटिव नहीं निकल रहा यूक्रेन के लिए। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ पोर्ट सिटी ऑफ मारियोपोल में गीता मोहन, आज तक। परमाणु हमले की धमकी दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं रह गई। पिछले 2 महीनों में या तो ये धमकियां इतनी बार दोहराए गए हैं मानो परमाणु बम ना हो, बच्चों का खेल हो,
यूक्रेन को लेकर पुतिन इस कदर जिद पर अड़े हैं कि विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की धमकियां देने में उन्हें कोई परहेज ही नहीं है। Угрозы стратегического характера, उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी। जोखिमों को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा वाकई गंभीर है। यूक्रेन जंग शुरू होने के करीब हफ्ते भर पहले से इस बात को लेकर सनसनीखेज दावे शुरू हो गए कि यूक्रेन के बहाने रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जंग के 65 दिन बाद भी ये सनसनीखेज अटकलें जस की तस है, यानी परमाणु हमले का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जंग अभी भी जारी है और यूक्रेन अभी हारा नहीं है। लंबी खींचती जंग पुतिन के इरादों पर ब्रेक लगा रही है और जंग के लंबा खींचने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को मिल रहे हथियार, जिसके सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हैं। इस वजह से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। पुतिन ने रूसी संसद में यह ऐलान किया कि यूक्रेन मिशन हर हाल में पूरा किया जाएगा। पुतिन का जोर इस बात पर भी रहा कि रूस अपना मकसद बिना किसी शर्त हासिल करेगा। गुरुवार को ही पुतिन ने अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दे दी। पुतिन ने अमेरिका को धमकाया यूक्रेन को हथियार देना तुरंत बंद करे। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका ही युद्ध की आग में घी का काम कर रहा है। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में दखलंदाजी बंद नहीं की तो इसका जवाब बिजली की तेजी से दिया जाएगा। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, अगर बाहर से कोई मामले में दखल देता है तो रणनीतिक खतरे पैदा करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। угрозы стратегического характера, उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, बहुत तेज। удары будут молниеносными। माना यह जा रहा है कि पुतिन की धमकी रूसी मिसाइल सरमत के इर्द गिर्द है। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और दावा किया है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। रूस की इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। सरमत मिसाइल एक बार में अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसी रफ्तार के चलते ये मिसाइल सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि अगर वाकई परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए तो इसका क्या मतलब होगा। मैं उन जोखिमों को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा वाकई गंभीर है, वास्तविक है такого же содержания все 5 лидеров और हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। констатацией недопустимости ядерной वойны। इसी युद्ध के दौरान रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी समंदर में उतार दिया था, जो यूरोप के दूसरे छोर को छूकर वापस लौट आई थी। इन हरकतों को ज्यादातर लोग रूस की ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं ताकि दूसरे देश यूक्रेन से दूर रहे और उसका मिशन जल्द पूरा हो, लेकिन ये तरकीब अभी तक कारगर नहीं है। आज तक ब्यूरो। अभी तक सिर्फ चर्चाएं थीं, लेकिन पहली बार किसी देश ने विश्व युद्ध की तारीख बताई है। ब्रिटेन का दावा है कि 9 मई की विक्ट्री डे परेड में रूस अपने विरोधी शक्तियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है और यूक्रेन को मिल रही मदद का पूरा तंत्र तोड़ने वाला है। रूस की आन बान और शान का प्रदर्शन है उसकी विक्ट्री डे परेड। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने वाले सोवियत संघ की जीत का जश्न है ये विक्ट्री डे परेड। ये विक्ट्री डे परेड ही है जो दुनिया को रूस की मारक शक्ति का एहसास कराती है। इस परेड में शामिल होने वाले हथियारों की झांकी ही दुनिया के ताकतवर देशों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि रूस से भिड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर यूक्रेन में रूस की मारक शक्ति दुनिया देख रही है।
लेकिन इस युद्ध की जीत की राह में कई देश रोड़ा बनकर अटके हुए हैं। ऐसे माहौल में पुतिन की सेना विक्ट्री डे परेड का रिहर्सल कर रही है। पुतिन को रूस की शान की रक्षा करनी है। दुनिया को बताना है कि इस युद्ध में यूक्रेन की हार निश्चित है। पुतिन का विक्ट्री डे प्लान एक्टिवेट हो चुका है। इसीलिए दुनिया के कई शक्तिशाली देश डरे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस का कहना है कि रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूसी सेना को अभी तक वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी पुतिन चाहते थे। इसलिए पुतिन विक्ट्री डे परेड वाले दिन यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल का ऐलान भी कर सकते हैं। पुतिन परेड में अपने देश के लोगों से कह सकते हैं कि पूरे विश्व के नाजियों के खिलाफ रूस यूक्रेन में बड़ी सेना उतारने जा रहा है। ब्रिटेन का यह डर कई मायनों में सच भी हो सकता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार को बढ़ा दिया है और कुछ खास हिस्सों पर उसकी सेना अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती है। मारियुपोल में रूस की सेना का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। उस शहर की बर्बादी हमने देखी थी। डॉनबास रीजन की तरफ आने वाली यूक्रेनी सेना पर रॉकेट हमलों की रफ्तार पहले से तेज हुई है। ऐसे में ये कहना बहुत हद तक सही है कि 9 मई रूस के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है और ये उसके दुश्मनों के लिए तबाही का दिन भी हो सकता है। रूस में 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड पर इस बार पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। इस परेड में पुतिन क्या कहेंगे, इसे पूरी दुनिया सुनना चाहेगी, क्योंकि पुतिन का एक इशारा विश्व युद्ध की शुरुआत का ट्रिगर बनेगा। आज तक ब्यूरो।